Hi guys, I'm here to help you in reading the Companies Act 2013 और हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनीज एक्ट को। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सेक्शन 1 में क्या है और सेक्शन 2 के अंदर जो है वो डेफिनेशंस हैं। सेक्शन 1 के अंदर सब कुछ बताया गया है कि कहाँ पे अप्लाई, कौन सी डेट और कौन सी कंपनीज को अप्लाई होता है। एंड सेक्शन 2 में इस वीडियो के अंदर मैं इंक्लूड करूंगी 30 डेफिनेशंस बिकॉज सेक्शन 2 इज ऑल अबाउट डेफिनेशंस। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 1 जो कि एक शॉर्ट टाइटल है, एक्सटेंड है कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन की। इस एक्ट की एप्लीकेशन कैसे है, ये कब कमेंस हुआ है और इसकी क्या डेफिनेशन है, वो इसके बारे में बताएगा। तो सेक्शन 1 जो है, जो एक्ट है, मे बी कॉल्ड कंपनीज एक्ट, की जो एक्ट है उसका क्या नेम है, द कंपनीज एक्ट 2013, जो कि एक्सटेंड होता है किसको, द होल ऑफ इंडिया। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, सो द कंपनी शुड बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट और इन इंडिया। उसका जो ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस, वो इंडिया में होना चाहिए। और उसके बाद है थर्ड, जो कि कहती है, जो कि हमें बताता है डेट जो कि डेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें बताई है ये अप्लाई होगा और जो कि नोटिफिकेशंस के थ्रू आई है। इट मीन्स आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल कि आज एक कंपनीज एक्ट के अंदर कोई चेंज आया, उस चेंज का क्या हुआ, फिर जो चेंज आया और जो गवर्नमेंट है उसने कहा कि अब ये जो कंपनीज एक्ट है का के अंदर जो हमने चेंज बनाया है वो 13 अगस्त 2021 से अप्लाई होगा। तो जो उसकी कमेंसमेंट डेट होगी आफ्टर ऑल्ट्रेशन वो क्या होगी, वही 13 अगस्त 2021। सो जो भी डेट दी जाएगी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट उसी डेट से वो कमेंस होता है, उससे पहले नहीं होता। अगर कोई सेक्शन है वो हटा दिया गया है, सेक्शन सब सेक्शन कोई हटा दिया गया है या सेक्शन कोई हटा दिया गया है, तो वो एक डेट दी जाती है कि इसी डेट से वो एप्लीकेबल होगा कंपनीज एक्ट अकॉर्डिंग टू डैट। तो वो उसी डेट से ही होता है हमेशा। उसके बाद है सब सेक्शन 4, क्या कहता है कि ये एक्ट जो है वो अप्लाई होता है कंपनीज जो कि इनकॉर्पोरेटेड हैं अंडर द कंपनीज एक्ट, जो कि हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है, उसके अंडर जो कंपनीज रजिस्टर्ड हुई हैं ये उन्हीं को ही अप्लाई होता है। और अंडर एनी प्रीवियस लॉ, लाइक कंपनीज एक्ट 2013 से पहले भी लॉ होता था, उसके अंडर ही कंपनीज रजिस्टर्ड होती थी। अगर कोई कंपनी उसके ऐसी कंपनीज जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड ना होके पहले वाली कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हुई हैं, उनको भी ये वाला एक्ट अप्लाई होता है। और ये सारी इंश्योरेंस कंपनीज को, बैंकिंग कंपनीज को, और जो कि कंपनीज हैं जो कि एंगेज्ड हैं जनरेशन या सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को, उनको भी अप्लाई होगा। और ऐसी कोई कंपनी जो कि गवर्न या तो वो रजिस्टर्ड है किसी स्पेशल एक्ट के अंडर, और ऐसी बॉडी कॉरपोरेट जो कि इनकॉर्पोरेटेड है किसी भी एक्ट के अंडर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया है कि ये वाली कंपनीज को कंपनीज एक्ट लगेगा तो सही, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं और कुछ मॉडिफिकेशन और कुछ एडेप्टेशंस के साथ, तो उनको भी अप्लाई होगा। बट एक्सेप्ट अगर कोई बैंकिंग कंपनी है, ठीक है, जो कि रजिस्टर्ड हो गई कंपनीज एक्ट के अंदर लेकिन कुछ इनकंसिस्टेंसी आ रही है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर, तो उन कंपनीज को ये अप्लाई नहीं होता। और ऐसी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो कि मतलब इनकंसिस्टेंट है विद द प्रोविजन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, उनको भी अप्लाई नहीं होगा। ऐसी कंपनी जो कि एक्सेप्ट जिसके जो प्रोविजंस हैं वो इनकंसिस्टेंट है उस स्पेशल एक्ट के प्रोविजंस के साथ, उनको भी अप्लाई नहीं होगा। और ऐसी बॉडी कॉरपोरेट जो कि इनकंसिस्टेंट है, कुछ गवर्नमेंट ने बताया है कि ये वाली कंपनीज को अप्लाई नहीं होगा, तो उनको भी अप्लाई नहीं होगा। तो इन शॉर्ट सेक्शन 1 जो है का नेम क्या है, कंपनी इन सेक्शन 1 बताया गया है एक्ट जो है उसको हम क्या कहते हैं, कंपनीज एक्ट 2013, जो कि अप्लाई होता है पूरे इंडिया को। सब सेक्शन 3 में बताया है डेट गिवन इन द ऑफिशियल गजट, इट विल अप्लाई फ्रॉम दैट डेट, जो कि ऑफिशियल डेट दे रखी है उस डेट से अप्लाई होता है। और सब सेक्शन 4 क्या कहता है, द एक्ट अप्लाई टू कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, जो कि कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है और अंडर एनी प्रीवियस लॉ, उनको अप्लाई होगा। और इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, एनी कंपनी गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, ओके,
except in so far the said provisions are inconsistent with the provision they are forced to be enforced. like अगर कोई बैंकिंग कंपनी है तो उसको उसकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है, अगर किसी ने कोई बैंकिंग कंपनी रन करनी है तो वो कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकती बैंकिंग रेगुलेशन 1949 के अंडर. सेम विद द इंश्योरेंस कंपनी, वो इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकती इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंदर, बट इट कैन बी इनकंसिस्टेंट विद द कंपनीज एक्ट 2013. तो अगर कुछ ऐसा क्लैश आ जाता है दोनों के बीच में तो क्या होता है, वो कंपनीज को कंपनीज एक्ट नहीं लगता, बट उसको बैंकिंग एक्ट जरूर, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जरूर लगेगा. और ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज को जहाँ पे कोई इनकंसिस्टेंसी आ गया बिटवीन बोथ द एक्ट्स तो उनको भी इंश्योरेंस एक्ट लगेगा, कंपनीज एक्ट नहीं लगता. सेम विद द अदर वंस एज वेल. अगर कोई वो स्पेशल एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है तो उन्हें वो स्पेशल एक्ट ही लगता है, कंपनीज एक्ट नहीं लगता. तो उन कंपनीज को हम छोड़ देंगे. ऑलवेज कीप इन माइंड कि आपने ऐसे नहीं कहना कि इंश्योरेंस कंपनीज को नहीं लगता, बैंकिंग कंपनी को नहीं लगता और इलेक्ट्रिसिटी. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. वो सिर्फ तब नहीं लगता जब उनके दोनों के बीच में इनकंसिस्टेंसी होती है. ओके, सो नाउ वी विल कम टू सेक्शन 2. Section 2 is just all about definition and in this video I will cover till 30. Subsection 30 तक ही मैं cover करूँगी. तो we will start now. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे. तो इट विल स्टार्ट, इट्स अल्फ़ाबेटिकली है सारा. तो द फर्स्ट वन इज एवरेज प्रोस्पेक्टस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज प्रोस्पेक्टस? इन शॉर्ट, एवरेज प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रोस्पेक्टस विच इज ऑलवेज गिवन बाय द कंपनीज एट द टाइम ऑफ इशू. जब भी कोई इशू ऑफ शेयर्स निकलता है तो उसके साथ एक छोटी सी मतलब डेफिनेशन सी दी होती है, कंपनी क्या करती है, क्या उसका शेयर कैपिटल है, वट एवर. एक शॉर्ट फॉर्म जो होता है उस ऑफ प्रोस्पेक्टस को ही हम एवरेज प्रोस्पेक्टस कहते हैं, जो कि बनाया गया है, जो कि इंक्लूड करता है सारे सैलिएंट फीचर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलिएंट? सैलिएंट का मतलब यहाँ पे होता है मेन फीचर्स, जो कि छोटी फॉर्म में आपके प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखे गए हैं, जो कि किसने गए हैं? सेबी ने. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेबी हियर? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को ही हम सेबी कहते हैं. जब भी कोई इशू निकलता है तो उस इशू की को करने के लिए किसी भी कंपनी को सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि सेबी ने बताए गए हैं, बिकॉज सेबी इज द वन जो कि सारे इश्यूज को देखता है. नाउ सबसेक्शन सेकेंड ऑफ सेक्शन 2 इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है अकाउंटिंग, उस कंपनी को की अकाउंटिंग होगी. जब अब एक कंपनी है, एक कंपनी खुली है तो किस लिए खुली है? अब डील करने के लिए गुड्स और सर्विसेज में. और जब वो गुड एंड सर्विसेज में डील करेगी तो उसकी अकाउंटिंग तो होएगी. तो उस अकाउंटिंग को करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, तो उन्हीं स्टैंडर्ड्स को हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं. एंड और एनी एडेंडम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडेंडम हियर? एडेंडम का मतलब होता है एडिशनल स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग, प्लस कुछ एडिशनल भी अगर उन कंपनीज को दे रखा है या किसी और क्लास ऑफ कंपनीज को दे रखा है, जो कि रेफर किया है सेक्शन 133 के अंडर. नाउ सबसेक्शन 3 टेल अस अबाउट ऑल्टर और ऑल्ट्रेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल्ट्रेशन? ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है चेंज करना. कैसे चेंज करना? ऐड करना, या तो काट देना, या तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट बताना. उस चीज को हम क्या कहते हैं? ऑल्टर. अंडर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर डेफिनेशन ऑल्टर की यही है, मेकिंग ऑफ एडिशन, ओमिशंस और सब्स्टिट्यूशंस. नाउ सबसेक्शन 4 विच इज एप्लीएट ट्रिब्यूनल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्लीएट ट्रिब्यूनल? जब भी कंपनी कोई वाइंड अप होने लगती है, और या तो मतलब वाइंड अप होना है या तो उसके अंदर कुछ भी मतलब चल रहा है, तो कोई एप्लीएट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्लीएट? एप्लीएट का मतलब होता है जहाँ पे तुम अपील करते हो जाके. तो एप्लीएट ट्रिब्यूनल मीन्स द नेशनल कंपनी लॉ एप्लीएट ट्रिब्यूनल, जो कि कॉन्स्टिट्यूट हुई है किस अंडर? एक्ट सेक्शन के सेक्शन 410 के अंडर जो बनी है, उसे हम कहते हैं एप्लीएट ट्रिब्यूनल. सो आई एम रिपीटिंग, एप्लीएट ट्रिब्यूनल मीन्स द नेशनल कंपनी लॉ एप्लीएट ट्रिब्यूनल, जो कि बनाई गई है अंडर सेक्शन 410 के. नाउ 5, सबसेक्शन 5 आर्टिकल्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिकल्स? आर्टिकल का मतलब होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी, जो कि ओरिजिनली फ्रेम्ड हुआ और जो कि ऑल्टर भी हो सकता है टाइम टू टाइम,
और अप्लाइड इन परज्यूंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट, जो कि और ऑल्टर भी हुआ, बना भी, लेकिन किसके अंडर, किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंडर, या तो फिर यही कंपनी लॉ जो कि क्या है, कंपनीज एक्ट 2013। नाउ सिक्स्थ, प्लीज लिसन केयरफुली, और प्लीज इसको मिक्स मत करना, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन विच इज एसोसिएट कंपनी। व्हाट इज द एसोसिएट कंपनी? एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी, कोई भी कंपनी in which that other company has a significant influence. What is the meaning of significant influence? कोई भी कंपनी जिसके अंदर उस अदर कंपनी का significant influence है, पर वो सब्सिडरी कंपनी नहीं है और वो कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो कि वो जॉइंट वेंचर है. द कंपनी विच इज अदर देन सब्सिडरी कंपनी और अ जॉइंट वेंचर ऑफ दैट कंपनी इज कॉल्ड द एसोसिएट कंपनी. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, वो मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मीन्स कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ द वोटिंग पावर. ऐसी कंपनी जो कंपनी वन है, वी विल जस्ट मेक इट क्लियर विद द हेल्प ऑफ अ एग्जाम्पल. तो एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है. जो कंपनी ए है उसके पास 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर है किसकी? कंपनी बी की. तो इसका मतलब क्या है? जो कंपनी ए है उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है कंपनी बी में. ओके, बट वो उसकी सब्सिडरी नहीं है, राइट? और वो उसकी जॉइंट वेंचर नहीं है. इसका मतलब है जो कंपनी ए है वो 20% जो है वोटिंग पावर होल्ड करती है कंपनी बी में, बट जो कंपनी बी है वो उसकी सब्सिडरी नहीं है. ओके, और उन दोनों ने कोई जॉइंट वेंचर भी साइन नहीं किया हुआ. सो ऑलवेज मेक श्योर द एसोसिएट कंपनी इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी एंड द एसोसिएट कंपनी इज नॉट द पार्ट ऑफ द जॉइंट वेंचर विच कैन बी बिटवीन एनी टू कंपनीज, राइट? सो वी कम टू सबसेक्शन 7 जो कि डिफाइन करता है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को. ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी कौन से स्टैंडर्ड्स होते हैं? जो कि स्टैंडर्ड्स हैं ऑडिटिंग के, और कुछ एक्स्ट्रा भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं किसी और कंपनीज के लिए या किसी और क्लॉज ऑफ कंपनीज के लिए, जिसको डिफाइन किया गया है सबसेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 143 के अंडर. लाइक कोई ऑडिटिंग स्टैंडर्ड मीन्स स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग प्लस और स्टैंडर्ड्स किसी कंपनीज के लिए या किसी क्लास ऑफ कंपनीज के लिए जो कि डिफाइन है सबसेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 143. नाउ कम टू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑथराइज कैपिटल. ऑथराइज कैपिटल क्या होती है? ऑथराइज कैपिटल का मतलब होता है जब एक कंपनी बनी और उन्होंने ऑथराइज कैपिटल लिखी 10 लाख है, तो मतलब कि वो सिर्फ वो वहां तक ही ऑथराइज कैपिटल, मतलब वो उतना ही इशू निकाल सकते हैं. वो कंपनी 10 लाख से ऊपर का इशू नहीं निकाल सकती क्योंकि उन्होंने वहां पे ये लिख दिया है कि हमारी जो ऑथराइज कैपिटल है वो 10 लाख है, राइट? सो नेक्स्ट वी विल कम टू नाइन्थ क्या कहता है? बैंकिंग कंपनी. बैंकिंग कंपनी का क्या मतलब होता है? बैंकिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड है सेक्शन 5C ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर. और सब सेक्शन 10 कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक ऐसी कलेक्टिव बॉडी होती है डायरेक्टर्स की जो कि कंपनी को रन करने में हेल्प करते हैं. और सेक्शन 11 जो है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी. व्हाट इज द सेक्शन 11 सॉरी है बॉडी कॉर्पोरेट. बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है? कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेटेड है आउटसाइड इंडिया. अ बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स company incorporated outside India and in India but doesn't include. अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड जो है उसको इंक्लूड करता है. एक कंपनी वर्ड इंक्लूड नहीं करता है, लेकिन जो बॉडी कॉर्पोरेट होती है, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड करता है ऐसी कंपनीज को जो कि इनकॉर्पोरेट होती हैं इंडिया से बाहर. पर वो किसको इंक्लूड नहीं करता? कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो कि रजिस्टर्ड होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंडर. और सेकंड, एनी बॉडी कॉर्पोरेट नॉट बीइंग कंपनी एज डिफाइंड इन दिस एक्ट, जो कि इस कंपनी ऐसी कोई बॉडी कॉर्पोरेट
जो कि इस कंपनी के एज अ कंपनी इस एक्ट में डिफाइंड है, विच द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। एक कंपनी वो कंपनी होती है जो कि कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हुई है। ओके, एक कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो कि कहाँ पे रजिस्टर्ड हुई है, आउटसाइड इंडिया। एक कंपनी ऐसी कंपनी भी है जो कि कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं हुई है, पर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन से कोई स्पेशल एक्ट बनाया है, उसके अंदर रजिस्टर्ड है। इट मीन्स जो बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट इज अ वाइडर टर्म विच इंक्लूड कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, एंड एनी कंपनी जो कि रजिस्टर्ड हो रही है इन इंडिया बट अदर वो रजिस्टर्ड हो रही है अदर देन कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस लॉ, कि मतलब कुछ उनसे हटके है। बॉडी कॉर्पोरेट इज अ वाइडर टर्म जो कि उसे इंक्लूड करता है, बट बॉडी कॉर्पोरेट क्या नहीं इंक्लूड करता, किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंक्लूड नहीं करता, और कोई ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट को इंक्लूड नहीं करता जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन स्पेशली बताया गया है। राइट, तो नाउ सबसेक्शन 12, बुक एंड पेपर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक एंड पेपर? कोई भी कंपनी के बुक एंड पेपर क्या होता है? बुक एंड पेपर इंक्लूड बुक ऑफ अकाउंट्स। सबसे पहले बुक ऑफ अकाउंट्स। बुक ऑफ अकाउंट्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक ऑफ अकाउंट? कोई भी सम हमने रिसीव किया, स्पेंड करा, क्योंकि कंपनी है, कंपनी का मतलब ये तो नहीं ना वो वर्ड्स बैड की है, नो। कंपनीज का मतलब होता है कि जिसके बीच में कोई बिजनेस रन होता है या कोई गुड एंड सर्विसेज में डील करी जाती है, सेल और परचेज होती है गुड एंड सर्विसेज की। तो वो सारा का सारा पैसा का जो अकाउंट होता है उसे ही हम कहते हैं बुक ऑफ अकाउंट। ऑल सम ऑफ मनी रिसीव्ड और एक्सपेंडेड, और ऑल सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, ऑल द एसेट्स एंड द लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी। कोई भी आइटम ऑफ कॉस्ट, कोई भी ऐसी आइटम ऑफ कॉस्ट है जो कि प्रिस्क्राइब्ड है अंडर 148 के इन द केस ऑफ कंपनी विच बिलोंग टू एनी क्लास ऑफ कंपनी स्पेसिफाइड अंडर दैट सेक्शन। कोई भी मतलब तरह का पैसा अगर खर्चा गया है तो उसकी जो एक मतलब बुक्स बनाई गई हैं उसे हम बुक ऑफ अकाउंट कहते हैं। एंड व्हाट इज आर डीड्स हो गए, कोई वाउचर्स हैं, कोई भी राइटिंग में कुछ हमें, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स? कुछ भी हो सकता है, समन्स, नोटिस, ऑर्डर, डेक्लेरेशन, फॉर्म, रजिस्टर्ड, जो कि इशू करे गए हैं, जो कि आए, कोई जैसे कि किसी तरह के कोई फाइन आ गए कंपनी को, और कोई नोटिस आ गया, कोई समन आ गया, कोई भी रजिस्टर्स है, कुछ भी अगर मेंटेन करा हुआ है कंपनी ने, वो बुक एंड पेपर में इंक्लूड होता है। मिनट्स हो गए, रजिस्टर्स हैं जो कि पेपर पे मेंटेन हुए हैं या तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन हुए हैं, तो वो सबको इंक्लूड करता है। सबसेक्शन 13 क्या कहता है? बुक ऑफ अकाउंट्स। ये अब आपको ब्रीफली बताएगा बुक ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या होता है एक्चुअली। बुक ऑफ अकाउंट्स का मतलब होता है सारा सम ऑफ मनी जो कि रिसीव्ड किया गया है और एक्सपेंड किया गया है बाय अ कंपनी, और जिसमें कि कोई रिसिप्ट्स एक्सपेंडिचर टेक प्लेस हुआ है, और सेल और परचेज हुई है गुड एंड सर्विसेज की, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं कंपनी की, और कोई भी आइटम ऑफ कॉस्ट जो कि प्रिस्क्राइब्ड है अंडर सेक्शन 148 के, सो दे नीड टू इंक्लूड दैट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नाउ सबसेक्शन 14, ब्रांच ऑफिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांच ऑफिस? ब्रांच ऑफिस कोई भी एस्टेब्लिशमेंट अगर कंपनी ने बनाई है, सपोज करो एक कंपनी है, उसका एक बहुत बड़ा बिजनेस है सॉस सप्लाई करने का, तो वो जो सॉस का बहुत ज़्यादा बिजनेस है ना, वो कोई बॉम्बे में भी है जो कि पानीपत से बैठ के नहीं होता डील, तो वो क्या होता है, तो वो बॉम्बे में भी एक ब्रांच ऑफिस खुला हुआ है, तो उसी को ही हम कहते हैं ऑफिस। जो एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, जो कि एक एड्रेस है जो कि हमें कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हमें वहाँ पे रजिस्ट्रार को देना पड़ता है, वो तो हमें वही देना है जिसके जो कि एक रजिस्टर्ड एड्रेस है। ओके, एक होता है ब्रांच ऑफिस। जो ब्रांच ऑफिस है उसका कोई मतलब बताने की ज़रूरत नहीं होती है कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कंपनीज अफेयर्स को, तो उसके लिए कुछ चक्कर नहीं होता वहाँ पे। तो बट वो भी एक है जगह जहाँ पे अगर कोई, लेकिन अगर वो वाले ऑफिस में तुमने कोई बुक ऑफ अकाउंट्स रखा है या कुछ भी तुमने रखा है वहाँ पे, पेपर, बुक एंड पेपर अगर तुमने वहाँ पे रखे हैं, और अगर कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कोई रेड पड़ जाती है या कोई भी ऑफिस से बंदे वहाँ पे आते हैं, तो यू नीड टू प्रेजेंट। तुम ऐसे नहीं कह सकते कि ये ब्रांच ऑफिस है तो हम यहाँ पे पेपर्स नहीं दिखाएंगे अपने, तो वो तुम्हें दिखाने ही पड़ेंगे। लेकिन तो सबसेक्शन 15 है कॉल्ड अप कैपिटल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल? मीन्स सच पार्ट ऑफ द कैपिटल विच हैज़ बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट। जैसे शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने कहा भैया हम तो 5 लाख के शेयर्स लें,
तक ले लेंगे तुमसे, मतलब कभी भी तुम्हें जैसे अगर कंपनी को ज़रूरत है तो शेयर होल्डर्स मिलके 5 लाख तक पैसा इकट्ठा कर देंगे। तो वो जो 5 लाख है ना, वो ही कॉल्ड अप कैपिटल कहलाती है, कि कॉल्ड अप कैपिटल, कि जिससे तुम कॉल्ड कर सकते हो पेमेंट के लिए। तुम अब अगर तुम्हें ज़रूरत पड़ गई है कंपनी को, तो तुम सारे शेयर होल्डर्स को कह सकते हो कि भाई ये वाला पैसा अब लाया जाए, कि हमें बिजनेस में ज़रूरत है इसकी। नाउ सब सेक्शन 16 है चार्ज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज? चार्ज का मतलब होता है कोई इंटरेस्ट या कोई लीन जो कि क्रिएट होती है किसके ऊपर? प्रॉपर्टी पे, एसेट पे, और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग बोथ है सिक्योरिटी एंड इंक्लूड्स अ मॉर्गेज, जो कि मॉर्गेज। चार्ज का मतलब ये बेसिकली यही होता है कि जब तुम कोई डिवेंचर्स इशू करते हो तो जो उसकी रीपेमेंट होती है, अगर कंपनी नहीं कर पाती तो वो एक चार्ज देती है किसी अपनी एसेट्स के ऊपर, कि अगर मैं ना पे कर पाई तो इसको बेच के तुम हो जाएगा। वैसे भी जैसे कि जब हम अपना कोई लोन लेने जाते हैं, एक हम सिंपल वे में देखते हैं कि हमें कोई लोन चाहिए। सपोज कर हमने घर बनाना है, मेरे पास लैंड तो है लेकिन उसके ऊपर बनाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं चार्ज दे दूंगी किसके ऊपर? अपने लैंड के ऊपर, और मुझे वहाँ से लोन मिल जाएगा पैसा। और अगर मैं वो लोन नहीं चुका पाती सपोज करो, तो वो लैंड बेच के दे कैन कवर देयर मनी। ओके, नाउ 17, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट? चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब है वो अकाउंटेंट जो जिसको कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी के अंडर ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, और जिसके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 ऑफ दैट एक्ट। ओके, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? एज अ ऑफिसर ऑफ अ कंपनी who has been designated as such by it, मतलब कि जिसको अपॉइंट किया गया एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सबसे बड़ा ऑफिसर होता है सीईओ ऑफ द कंपनी। मोस्टली ये लोग डायरेक्टर्स ही होते हैं, डायरेक्टर्स को ही बनाते हैं, और मे बी मैनेजिंग डायरेक्टर कैन बी अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन होता है? जिसको अपॉइंट किया गया है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जो कि सारा का सारा फाइनेंस संभालता है कंपनी का। And what is the very good and very important definition which is the company? What is the meaning of company? ये बहुत important है, तुम सबको ये अच्छे से लर्न करके रखनी चाहिए। सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 डिफाइन करता है कंपनी को। What is the meaning of company? कंपनी मीन्स अ कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है कहाँ पे? इसी एक्ट के अंडर और किसी और प्रीवियस कंपनी लॉ के अंडर। ओके, प्रीवियस लॉ अगर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है पूरी की पूरी वीडियो पे, तो इट मीन्स प्रीवियस कंपनी लॉ। ओके, वो कंपनी रजिस्टर्ड भाई होनी, तो वो कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड का मतलब सेम ही है, कि वो होनी चाहिए इसी एक्ट के अंडर, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 है। 2013 से पहले भी एक एक्ट होता था, तो उसके अंडर वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ओके, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी? ऐसी कंपनी जिसकी लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स जो है, जो कि मेमोरेंडम में लिखा गया है कि वो लिमिटेड है। अगर कंपनी ख़त्म भी हो जाती है, वाउंड अप भी हो जाती है, तो उन शेयर होल्डर्स की जो जो गारंटी है वो लिमिटेड है। जैसे उन्होंने ये कहा कि अगर आज ये कंपनी में नुकसान हो जाएगा या जो भी हो जाएगा, एक शेयर होल्डर कहता है मैं 10 लाख तक दूंगा, एक कहता है कि मैं 5 लाख तक दूंगा, और इस तरह से है। लेकिन जैसे अगर वो कंपनी प्रॉफिट में वॉट एवर जो भी मतलब केस रहा, कंपनी का मतलब है यहाँ पे कंपनी कोई, वो प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है। तो अगर शेयर होल्डर ने मेमोरेंडम के अंदर लिमिटेड करी हुई है उनकी गारंटी से, और सेम ही होता है सबसेक्शन 22 लिमिटेड बाय शेयर्स, की मीन्स अ कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू द अमाउंट, जो कि मतलब मेमोरेंडम के अंदर लिखा हुआ है कि इसी अमाउंट तक की उनकी लाइबिलिटी है। ठीक है, दोनों के अंदर लिमिटेड कर रखी है। लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब भी यही होता है, लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब भी ऑलमोस्ट शेयर होता है। वहाँ पे एक अमाउंट लिखा होता है, वहाँ पे शेयर्स तक लिखी होती है, अनपेड। ओके, तो वी विल रीडू 21 and 22. I think I mix with them, so I think I need to read it again for you so that I can make you more clear on it, because there is a difference. Company limited by guarantee means a company having the liability of its member limited by the memorandum to such an amount as the member may respectively undertake to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up. वो उसी अमाउंट तक की होती है जिस अमाउंट तक वो मेंबर्स लेने के लिए तैयार हैं,
जब कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट्स ऑफ बीइंग वाउंड अप, कि वो ये कह देते हैं कि अगर आज कंपनी ख़त्म हो जाएगी ना, हम तो इतने ही अमाउंट तक का लॉस उठा पाएंगे, इससे ऊपर का नहीं उठा पाएंगे, राइट। तो और 22 क्या कहता है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब है कंपनी जिसकी लाइबिलिटी है ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू द अमाउंट, और जैसे कि इफ़ एनी अनपेड ऑन द शेयर रिस्पेक्टिव बाय हेल्ड बाय देम, जैसे आज उन्होंने शेयर्स खरीदे, उन्होंने कहा हमें भैया 20,000 के शेयर दे दो कंपनी के, लेकिन अभी तक उन्होंने कितने पे करा हुआ है, जो पेड अप अमाउंट है वो कितना है, 10,000 ही है। तो अगर आज कंपनी वाउंड अप हो जाती है तो तुम उन शेयर होल्डर्स से सिर्फ वो और 10,000 ही मांग सकते हो और कुछ नहीं मांग सकते। तो लिमिटेड बाय शेयर्स है कि उनका जो है बस वो उतने ही मतलब गवाएं। जैसे अगर आज उनके शेयर होल्डर्स हैं, उनके शेयर्स कितने के हैं, 1 लाख के हैं, तो वो कहते हैं भैया हम तो 1 लाख तक का ही लॉस उठाएंगे, उससे ऊपर नहीं हमने उठाना। तो वो 1 लाख तक का वही वाला ही बात ही है इसके अंदर। जैसे कि 50,000 उन्होंने दे दिए अभी, और लेकिन 50,000 अभी देने वाला बना है और कंपनी होगी वाउंड अप, तो वो उन्हें और जो 50,000 जो उन्होंने कह रखा था कि हम देंगे वो उनको देने पड़ेंगे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी लिक्विडेटर। कंपनी लिक्विडेटर का मतलब क्या होता है? कंपनी लिक्विडेटर का मतलब है पर्सन जो कि अपॉइंट किया गया है किससे, ट्रिब्यूनल। जब भी कंपनी का कोई वाइंड अप होता है ना, या तो वो अगर वो वॉलंटरी वाइंड अप भी कर रही है या कुछ भी है, तो एक कंपनी लिक्विडेटर तो हमेशा अपॉइंट होता है जो कि सारी की सारी लिक्विडेशन करता है कंपनी की। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी लिक्विडेटर। कंपनी लिक्विडेटर का मतलब है ऐसा पर्सन जो कि ट्रिब्यूनल ने अपॉइंट करा है अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 275 फॉर वाइंडिंग ऑफ अ कंपनी। कंपनी लिक्विडेटर हमेशा तभी अपॉइंट होता है जब कंपनी को फिनिश करना होता है, और एप्लीएट ट्रिब्यूनल ही अपॉइंट करता है उसको। ट्रिब्यूनल इन केस ऑफ वाइंडिंग ऑफ बाय द ट्रिब्यूनल द कंपनी और क्रेडिटर इन केस ऑफ वॉलंटरी वाइंड अप एज अ कंपनी लिक्विडेटर। कोई कंपनी भी हो सकती है और कोई क्रेडिटर भी हो सकते हैं, पर इन्हें एज अ कंपनी लिक्विडेटर फ्रॉम अ पैनल ऑफ प्रोफेशनल मेंटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 275। ये हमेशा पॉइंट होता है सेक्शन 275 के अंडर ये पॉइंट होता है, और इसका जो मेन जॉब होती है वो यही होती है कंपनी को लिक्विडेट करना और जो सारा पैसा है वो सारा हिसाब लगाना उसका। और अगर तो बहुत बड़ी है तो कोई ट्रिब्यूनल भी अपॉइंट हो सकता है। जो ट्रिब्यूनल है वो क्या काम करेगी, वाइंड अप ही करेगी कंपनी का। ये ट्रिब्यूनल ही अपॉइंट करता है कंपनी लिक्विडेटर को, और वो कोई भी हो सकता है। वो एक ट्रिब्यूनल खुद भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, और कोई भी हो सकता है कंपनी लिक्विडेटर फ्रॉम अ पैनल ऑफ प्रोफेशन। कोई भी मतलब कंपनी लिक्विडेटर एक पैनल ऑफ प्रोफेशनल, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कोई प्रोफेशनल्स को जॉब दे रखी है जो कि ये सब देखते हैं, वो कंपनी को वाइंड अप करते हैं पूरा का पूरा। अगर उस कंपनी में लॉसेज हैं और वो अब तुम जाके कह रहे हो भाई हम हमने नहीं चलानी है तो हमारी लिक्विडेट कर दो, तो उसे लिक्विडेट कौन करेगा, कंपनी लिक्विडेटर ही करेगा। और फिर उसके बाद है सेक्शन 24 सब सेक्शन 24 सॉरी सेक्शन 2 सब सेक्शन 24। कंपनी सेक्रेटरी का मतलब क्या है, वो है कंपनी सेक्रेटरी जो कि डिफाइंड है सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी ऑफ द कंपनीज एक्ट, और जिसको अपॉइंट किया गया है परफॉर्म करने के लिए कंपनी सेक्रेटरी के ही फंक्शंस, कंपनी सेक्रेटरी के ही फंक्शंस अपॉइंट करा गया है। कंपनी सेक्रेटरी के क्या फंक्शंस होते हैं, मीटिंग होल्ड करना, रजिस्टर्स मेंटेन करना, हेल्प करना कंपनी को अगर कोई सब्सिडरीज आ रही हैं अपॉइंट हो रही हैं, और जितने भी फॉर्म्स हैं वो देने एमसीए को, तो वो सारा का सारा काम जो है वो कौन करता है, कंपनी सेक्रेटरी करती है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस विच इज रिटन in section 2 subsection 25 of the Companies Act 2013। कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस मीन्स अ कंपनी सेक्रेटरी जो कि प्रैक्टिस कर रही है सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 के अंडर। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी, कौन है, सब सेक्शन 26 के अंडर डेफिनेशन है कॉन्ट्रीब्यूटरी की। कॉन्ट्रीब्यूटरी को ध्यान से समझना, थोड़ा सा बड़ा है ये। कॉन्ट्रीब्यूटरी का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो कि लाइबल है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो लाइबल है कंट्रीब्यूट करने में टूवर्ड्स द एसेट ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ बीइंग वाउंड अप। ये सब लिखा होता है, मतलब ये जो सारी पोजीशंस होती हैं, कोई जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, कोई भी मतलब है, ये सब अपॉइंट होते हैं। कॉन्ट्रीब्यूटरी का मतलब भी वही होता है जो कि कॉन्ट्रीब्यूटरी मीन्स अ पर्सन लाइबल टू कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द एसेट ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट्स वाउंड अप।
ऐसा मतलब लिखा होगा, कोई मीटिंग करके ऐसा बताया गया होगा, कोई भी कंपनी होगी उसकी, कि ये उसके कॉन्ट्रीब्यूटरीज हैं. Explanation: for this purpose of this clause, it is hereby clarified that a person holding fully paid up shares in a company shall be considered as a contributory but shall have no liabilities of a contributory under the act whilst retaining right of such a contributory. उस हर बंदे के जिनके फुली पेड अप शेयर्स हैं और वो ही कॉन्ट्रीब्यूटरी होते हैं, बट शेल हैव नो लाइबिलिटी ऑफ अ कॉन्ट्रीब्यूटर अंडर वेल्स द रिटेनिंग. अगर कोई ऐसा एक्ट है जो कि रिटेन कर रहा है वो राइट उस कॉन्ट्रीब्यूटरी के, तो उसकी लाइबिलिटी नहीं होती है, बट वो कॉन्ट्रीब्यूटरी होता है जिसे अपॉइंट करा गया होता है और उसके जो शेयर्स हैं उस कंपनी में वो फुली पेड अप होते हैं. सेक्शन 27 कंट्रोल. सब सेक्शन 27 कंट्रोल shall include the right to appoint majority. मतलब कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल किन के पास होता है? हमेशा डायरेक्टर्स के पास ही कंट्रोल होता है, क्योंकि वही सब लोग देखते हैं कि कैसे करना है इसको, कंपनी को कैसे चलाना है, इसके कैसे डिसीजंस लेने हैं, शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट्स के अकॉर्डिंगली क्या लिखा गया है, क्या उनको वोटिंग पावर है नहीं है, कैसे शेयर्स इशू हैं. ये सारा का सारा काम जो है जो करते कौन करता है? वो डायरेक्टर्स ही करते हैं हमेशा. तो जो कंट्रोल है, कंट्रोल क्या इंक्लूड करता है? राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स. जिनके पास राइट है, कंट्रोल का मतलब क्या है? इंक्लूड करता है ऐसा राइट जो कि अपॉइंट करता है मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को, और टू कंट्रोल द मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीजंस. पॉलिसीज के डिसीजन, मैनेजमेंट को कंट्रोल करना, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना, जो कि एक्सरसाइज कौन कर रहा है? एक पर्सन या बहुत सारे पर्सन्स, या तो वो इंडिविजुअली कर रहे हैं या तो वो कॉन्सर्ट में कर रहे हैं, मतलब मिल के कर रहे हैं, या तो वो डायरेक्टली कर रहे हैं या तो वो इनडायरेक्टली कर रहे हैं. और किन चीज़ों को देखा जाएगा इस समय? उनकी शेयर होल्डिंग क्या है कंपनी में, उनके मैनेजमेंट राइट्स क्या है कंपनी में, और शेयर होल्डर्स का एग्रीमेंट क्या साइन करा था उन्होंने, और उनके वोटिंग एग्रीमेंट्स क्या है कंपनी के साथ, और इन एनी अदर मैनर. मतलब इन सिंपल वे जो डायरेक्टर्स होते हैं वही सब देखते हैं ये सब करने के लिए. और जो डायरेक्टर्स होते हैं, कोई ऐसे तो कोई भी डायरेक्टर नहीं बन जाता ना कंपनी का, और शेयर होल्डर्स होते ही हैं वो पहले से, बट ऐसे भी बन सकते हैं, बट दिस शुड होल्ड समथिंग, तभी तुम डायरेक्ट करोगे ना कंपनी को. ओके तो सब सेक्शन 28 कॉस्ट अकाउंटेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट? कॉस्ट अकाउंटेंट का मतलब होता है जो कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी ऑफ द कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट 1959, और जिसके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट है. और सेक्शन 29 के अंदर कोर्ट. कोर्ट का मतलब बहुत वाइड है, इसके अंदर ध्यान से पढ़ना. कोर्ट का मतलब होता है सबसे पहले तो हाई कोर्ट. हाई कोर्ट, कोर्ट अगर एक कंपनी को कोर्ट लग रही है तो मतलब वो उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में वो कंपनी आ रही है सबसे पहले तो. ओके लेकिन एक्सेप्ट जहाँ पे जो जुरिस्डिक्शन है वो कॉन्फर्ड हो रही है किसके साथ? किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और कोर्ट सबऑर्डिनेट है जो कि हाई कोर्ट से, जो कि सब क्लाउज 2 के अंदर दे रखी है. कोर्ट जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाई कोर्ट ही कोर्ट मानी जाएगी उसके लिए कंपनी के लिए. कोर्ट जो है कोई भी कोर्ट हो सकती है, हाई कोर्ट भी हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हो सकती है, कोई स्पेशल कोर्ट भी हो सकती है जो कि सेक्शन 435 के अंडर रजिस्टर्ड हुई है, कोई मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट भी हो सकता है, कोई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की भी कोर्ट हो सकती है. ओके तो कोई भी कोर्ट हो सकती है जो इस डेफिनेशन के अंदर. कोर्ट का मतलब हाई कोर्ट भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हो सकता है, और कोई स्पेशल कोर्ट भी हो सकता है, कोई मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट भी हो सकता है, और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की भी कोर्ट हो सकती है. नाउ लास्ट सेक्शन विच इज subsection, sorry it is not section, it is subsection 30 of section 2 डिबेंचर. what is the meaning of डिबेंचर? now डिबेंचर का क्या मतलब होता है? डिबेंचर का मतलब होता है डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी जो कि एविडेंसिंग करता है क्या? डेट कि जो कि ये बताता है कि इस कंपनी ने इतने पैसे देने हैं इसके, चाहे वो चार्ज उसके एसेट्स पे कॉन्स्टिट्यूट करता है चाहे वो नहीं करता, उसे हम डिबेंचर. क्योंकि डिबेंचर्स जो हैं चार्ज वाले भी हो सकते हैं, बिना किसी चार्ज के भी हो सकते हैं, इंटरेस्ट वाले ही होते हैं मोस्टली ये ज़्यादातर. और कहीं देयर इज अ मतलब बिग डिबेंचर्स जो हैं बहुत सारी तरह के होते हैं. देयर इज अ वाइड क्लास ऑफ डिबेंचर्स, बहुत सारी तरह के होते हैं. डिबेंचर कैन बी इंटरेस्ट फ्री,
कोई डिवेंचर्स ऐसे भी होते हैं जो कि शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं बाद में, किसी की कोई डिवेंचर सिक्योरिटीज़ के साथ आते हैं, कोई नहीं आते हैं। पर यहाँ पे एक चीज़ प्रोवाइडेड दे रखी है, प्रोवाइडेड डैट इंस्ट्रूमेंट जो कि रेफर करे गए हैं चैप्टर 3D ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 एंड कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि कंपनी इशू करती है शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ डिबेंचर। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि चैप्टर 3D ऑफ द रिजर्व बैंक एक्ट के अंदर लिखे गए हैं और ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट का इन कंसल्टेशन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि इशू करें हैं कंपनी ने शैल नॉट बी ट्रीटेड एज एन डिबेंचर। सो गाइस, हमारी वीडियो फिनिश होती है यहाँ पे। मैंने आपको सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 डिबेंचर जो कि लास्ट था वहाँ तक बताया है और आई विल कम विद माई अनदर वीडियो जहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 से। होप यू लाइक इट। आई एम अ ह्यूमन बीइंग और आई कैन मेक एरर इन रीडिंग एंड एरर इन टेलिंग एज वेल। सो बट इट्स अ स्मॉल टोकन ऑफ हेल्प जो कि मैं करना चाहती हूँ आप लोगों की रीड करने में इसको, बिकॉज यू बीइंग अ फ्रेशर, अगर आप अभी एक्ट को पढ़ना शुरू कर रहे हो तो यू विल बी अ फ्रेशर, so it will be helpful to you for sure. Thank you.